कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में चर्चा करने वाले हैं पाठ 3 मुद्रा और मुद्रास्फीति। जैसे कि दोस्तों इस चैप्टर के नाम के आधार पर ही यदि हम बात करें तो इस चैप्टर में दो अलग अलग टॉपिक बट दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित है, ऐसे टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मुद्रा और दूसरा टॉपिक जो है वो है मुद्रास्फीति, यानी कि किसी भी वस्तु की जनरल लेवल ऑफ प्राइस यानी कि सामान्य भाव स्तर, सामान्य कीमत यदि बढ़ती है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमें आज सीखना है मुद्रा की शुरुआत जैसे हुई है उसके पहले अर्थतंत्र में ऐसी कौन सी सिस्टम था कि जो अर्थतंत्र में वस्तु और सेवाओं का एक दूसरे के साथ या वस्तु और सेवाओं के साथ आदान प्रदान करता था। लेकिन उस प्रथा को जानने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले प्रस्ताव। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है और मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरों पर आधारित होना ही पड़ता है। प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो दोस्तों प्राचीन समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं कम थी, इसलिए व्यक्ति स्वयं ही प्रकृति में से यानी कि नेचर से अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण रूप से पूर्ण कर लेता था। किंतु जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं दिन ब दिन बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य के सामने अपनी तमाम आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कठिनाइयां निर्माण हुई, ऐसा व्यक्ति को महसूस हुआ। जब मनुष्य ने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया कि अब चाहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की प्रत्येक चीजें नहीं प्राप्त कर सकता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसके पास से अतिरिक्त वस्तु ले लेता था और अपने पास रही हुई अतिरिक्त चीजें उस व्यक्ति को दे देता था। न चाहते हुए भी इसमें दोनों वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान शुरू हुआ और धीरे धीरे अर्थतंत्र में यही सिस्टम जिसे हम वस्तु विनिमय प्रथा कहते हैं या लेन देन की प्रथा, कुछ लोग इसे साटा पद्धति भी कहते हैं या तो हम इसे बदला पद्धति भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे बार्टर सिस्टम, एक्सचेंजेबल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इस प्रथा की शुरुआत के पीछे का उद्देश्य यही था कि व्यक्ति की तमाम आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूर्ण हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उपभोग करना व्यक्ति का एक नैसर्गिक गुण भी है और इस तरह से व्यक्ति अलग अलग चीजों का निर्माण जब स्वयं करने में सक्षम नहीं रहा तो वो उन चीजों का उपभोग करने के लिए दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेने लगा और अपने पास रही हुई अतिरिक्त चीजें दूसरों को देकर, दूसरों के पास रही हुई अतिरिक्त चीजों को लेकर अपनी आवश्यकता को अच्छी तरह से पूर्ण करने लगे। और ये जो सिस्टम अस्तित्व में आया यही है वस्तु विनिमय प्रथा। चलिए दोस्तों तो सबसे पहले देखते हैं वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ। वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात मुद्रा की अनुपस्थिति में एक वस्तु या सेवा का दूसरी वस्तु और सेवा के बदले में विनिमय अर्थात वस्तु विनिमय प्रथा। परिभाषा अपने आप में ही स्वयं स्पष्ट है। मुद्रा की अनुपस्थिति में यानी कि जिस समय मुद्रा नहीं था उस समय एक वस्तु या सेवा का दूसरी वस्तु और सेवा के साथ आपस में जो लेन देन होती थी उसे वस्तु विनिमय प्रथा के नाम से जाना गया। दोस्तों ये प्रथा जब अस्तित्व में आई उस समय व्यक्ति को कई सारी सरलताएं भी मिली। व्यक्ति ने सरलतापूर्वक अपना जीवन यापन करना शुरू किया। शुरुआत में व्यक्ति की आवश्यकताएं कम थी तब तक, और जब तक व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में तेजी से आगे नहीं बढ़ा तब तक ये सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रथा व्यवस्थित तरीके से अर्थतंत्र में लेन देन करने का कार्य पूर्ण करती थी। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती गई, व्यक्ति प्रगतिशील बनता गया, व्यक्ति विकास की यात्रा में आगे बढ़ा, वैसे वैसे और व्यक्ति की आवश्यकताएं सूक्ष्म होने लगी, छोटी छोटी आवश्यकताओं का निर्माण होने लगा। तब मनुष्य के सामने इसी वस्तु विनिमय प्रथा जो एक समय व्यक्ति का व्यवहार सरल बना देती थी, व्यक्ति को हर एक वस्तु प्राप्त करने में मदद करती थी, इसी वस्तु विनिमय प्रथा की कुछ कठिनाइयां व्यक्ति के सामने आने लगी, जिसमें प्रमुख कठिनाइयों के रूप में हम गिने तो सबसे पहली कठिनाइयां जो थी वो थी दोहरे सामंजस्य की समस्या। अब दोस्तों ये दोहरा सामंजस्य की समस्या यानी कि क्या? तो जैसे कि वस्तु विनिमय प्रथा में एक वस्तु का लेन देन दूसरी वस्तु के साथ होता है, लेकिन माना कि यदि कोई चावल का खेती करने वाला व्यक्ति हो जिसने चावल की खेती की, उसके पास चावल है, वही दूसरा व्यक्ति जिसने कपड़े का उत्पादन करना शुरू किया तो वो कपड़े का निर्माण करने वाला जुलाहा व्यक्ति, यदि जुलाहा व्यक्ति के पास खाने के लिए चावल ना हो तो वो व्यक्ति अपना कपड़ा चावल बनाने वाले व्यक्ति को देगा और वहां से चावल ले लेगा। तो उसे सौदा मंजूर था क्योंकि उसकी जरूरत थी चावल को प्राप्त करने की। लेकिन क्या ये जरूरी
होगा कि चावल बनाने वाले के पास कपड़े ना हो। अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो स्वाभाविक है सौदा दोनों को मंजूर होगा, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। लेकिन यदि चावल बनाने वाले के पास ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए हैं तो फिर वो अतिरिक्त कपड़ा लेकर करेगा क्या? यानी कि इसमें द्विपक्षीय सामंजस्य की समस्या आती थी। एक व्यक्ति को सौदा मंजूर होता था, दूसरे व्यक्ति को सौदा मंजूर नहीं होता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि पक्ष दोनों यानी कि आपस में जो अदला बदली कर रहे हैं वस्तु की, उन दोनों को सौदा मंजूर हो। अर्थतंत्र में ऐसी कई सारी बातें आगे आई कि जिसमें एक व्यक्ति को सौदा मंजूर होता था, दूसरे व्यक्ति को सौदा मंजूर नहीं होता था, जिसके कारण पहले व्यक्ति के सामने तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन दूसरे व्यक्ति के सामने समस्याएं निर्माण हुई। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि चावल बनाने वाले ने अगर अतिरिक्त कपड़ा ले भी लिया तो चावल वाले की अगर कोई दूसरी आवश्यकता है, जैसे उसे बर्तन खरीदने हैं, तो वो कपड़ा देकर बर्तन खरीदता। लेकिन वस्तु विनिमय प्रथा की सबसे बड़ी मर्यादा तो यही रही कि व्यक्ति जिन चीजों का निर्माण करता है, व्यक्ति जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है, उस व्यक्ति को यदि कोई भी वस्तु प्राप्त करनी हो तो उसके द्वारा निर्माण की हुई चीजों को ही देकर अलग अलग वस्तुएं को प्राप्त कर सकता था। और इसीलिए दोस्तों द्विपक्षीय सामंजस्य का तालमेल बिठाना मुश्किल होता गया और वस्तु विनिमय प्रथा की कठिनाइयां व्यक्ति के व्यवहार के सामने आती गई। ये सबसे पहली कमी है। कमी नंबर 2, मूल्य संग्रह की समस्या। उस समय यानी कि जिस समय वस्तु विनिमय प्रथा चल रही थी, वस्तु और सेवा के बदले वस्तु और सेवा का विनिमय होता था। और वस्तु में यदि हम मूल्य का संग्रह करना चाहे, यहाँ संग्रह मूल्य का संग्रह जो आया है वो विनिमय मूल्य का है। यदि हम एक वस्तु देकर बदले में कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं और यदि वो पहले से हमारे पास अवेलेबल है तो जो दूसरी वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं उसका लंबे समय तक संग्रह करना बड़ा ही मुश्किल बन गया था, क्योंकि वस्तु की आयु सीमित होती है। वस्तु 1-2 साल के बाद या 2-3-4 महीने के बाद खराब होने की संभावना है। जैसे कोई सब्जी का उत्पादक हो और अगर उसने चावल के बदले सब्जी दी है तो वो सब्जी को कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक, 8 दिन 10 दिन तक। उसके बाद सब्जियां अपने आप खराब होना चालू हो जाएगी। कोई पशुपालक है और अगर उसने किसी वस्तु का मूल्य पशुओं में चुकाया, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रथा में तो यही था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, तो पशुओं को भी कितने समय तक संग्रहित करें? पशु की आयु भी सीमित होती है 10-15 साल तक। उसके बाद पशु भी डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर मूल्य का संग्रह होगा कैसे? और यदि मूल्य का संग्रह नहीं होगा तो तमाम मूल्यों की या तमाम मूल्यों से वर्तमान समय की तो आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी, लेकिन भविष्य में निर्माण होने वाली आवश्यकताओं का क्या? क्योंकि जब तक मूल्य का संग्रह हम लंबे समय तक नहीं कर सकते, तब तक भविष्य की आवश्यकताएं निर्माण जो भी होगी उसे भी हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वस्तु विनिमय प्रथा में वस्तु का लंबे समय तक या दीर्घ समय तक संग्रह न हो पाने के कारण वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूर्ण हो जाती थी, लेकिन भविष्य की आवश्यकताएं वस्तु से नहीं पूर्ण होती थी, जिसके कारण व्यक्ति के सामने भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बारे में समस्या निर्माण हुई। ये समस्या नंबर 2 जो वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा है। तीसरी समस्या निर्माण हुई इस प्रथा की मूल्य मापन की समस्या। जब एक वस्तु का लेन देन दूसरी वस्तु के साथ करना हो तो प्रत्येक वस्तु का उत्पादक को यानी कि उत्पादन करने वाले को प्रत्येक वस्तु का अलग अलग वस्तु के साथ होने वाला लेन देन के सौदे याद रखने पड़ेंगे और मापदंड भी तय करना पड़ेगा। जैसे कपड़ा बनाने वाले को सारे सौदे याद रखने पड़ेंगे और निर्माण भी करने पड़ेंगे। जैसे 1 मीटर कपड़े के बराबर कितना जूता, कितना चप्पल, कितना घी, कितना तेल, कितनी शक्कर, कितना नमक, ये सारे सौदे उसे याद रखने पड़ेंगे। और यदि दोस्तों सामने वाले ने वस्तु की क्वालिटी बदल दी या कपड़े की क्वालिटी अगर बदल दी तो फिर से नए मापदंड स्थापित करो। नए मापदंड स्थापित करने के लिए तो एक बार हम कर भी लेंगे मापदंड स्थापित, उस समय की बात है, लेकिन मापदंड स्थापित करने का कोई मापदंड भी नहीं था। तो प्रश्न निर्माण यही होता था कि हम कितनी वस्तु देंगे तो बदले में हमें कितनी वस्तुएं मिलेगी। ये कमी नंबर 3, जिसके कारण धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रथा की इन्हीं कमियों के कारण व्यक्ति को ऐसे महसूस हुआ कि अब वस्तु विनिमय प्रथा के द्वारा हमारी तमाम आवश्यकताओं को हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, लेन देन करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, द्विपक्षीय सामंजस्य बिठाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, मूल्य का दीर्घ समय तक हम संग्रह नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ मूल्य का मापदंड भी हम नहीं कर पा रहे हैं, भविष्य की आवश्यकताएं भी अच्छी तरह से पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो फिर इसकी जगह कोई तो एक ऐसा विकल्प होना चाहिए कि जो इनकी कमियों को दूर करने का कार्य व्यवस्थित करे। और इनकी कमियों को दूर करने का कार्य जिसने भी किया है वही है दोस्तों मुद्रा। और इसीलिए व्यक्ति को
मुद्रा की खोज करनी पड़ी और मुद्रा के आते ही और जैसे जैसे मुद्रा के स्वरूप सुधरते गए, मुद्रा के नए नए प्रकार अस्तित्व में आते गए, वैसे वैसे व्यक्ति के सामने वस्तु विनिमय प्रथा की जो भी कठिनाइयां थी वो सारी कठिनाइयां दूर होती गई। तो चलिए देखते हैं अब नया वाला टॉपिक, और वो है मुद्रा का उद्भव और मुद्रा का विकास। दोस्तों, जैसे ही मुद्रा अस्तित्व में आई, मुद्रा ने सर्वप्रथम मुद्रा के रूप में जिस वस्तु ने कार्य किया है वो है पशु। पशुधन ही सबसे बड़ा धन माना जाता था और उस समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण लोग खेती करते थे। खेतों में से जो अनाज मिलता था उस अनाज को बेचते थे और बदले में पशु खरीदते थे और पशु से वो अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। लेकिन समस्या यहाँ पर निर्माण ये हुई कि पशुओं को लंबे समय तक संग्रहित करना बड़ा मुश्किल है, पशुओं की देखरेख करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए घास चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। इसके साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह यदि हमें अपना धन यानी कि उस समय रुपया, मुद्रा लेकर जाना हो तो मुद्रा के रूप में पशु कार्य करते थे। तो सभी पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, यदि 10 या 15 किलोमीटर तक दूर लेकर जाना हो तो आवागमन में भी बड़ी समस्याएं निर्माण होती थी और जिसके कारण धीरे धीरे पशुओं ने अपना मुद्रा के रूप में जो अस्तित्व पाया था वो धीरे धीरे सिस्टम बंद हुआ और उसकी जगह दूसरी प्रथा की शुरुआत हुई और वो था कीमती पत्थर। लेकिन पशुओं के रूप में जिन पशुओं ने अर्थतंत्र में मुद्रा के रूप में कार्य किया है उनमें गाय, बैल, भैंस, घोड़े, हाथी जैसे पालतू पशुओं ने ही मुद्रा के रूप में कार्य किया। जब वस्तु विनिमय प्रथा समाप्त हुई, मुद्रा की शुरुआत हुई। मुद्रा में सबसे पहले पशु मुद्रा ने अपना कार्य किया, लेकिन पशु मुद्रा की कुछ कमियां होने के कारण दूसरी मुद्रा जो अस्तित्व में आई वो थी कीमती पत्थर। अलग अलग रंग के पत्थर जो आजकल लोग अंगूठियों में, रिंग जो पहनते हैं हाथों की उंगलियों में, उसमें जो चमकीले पत्थर पहने जाते हैं, उसने भी एक समय जब पशु मुद्रा समाप्त हुई उस समय उन्होंने भी यानी कि उन चमकीले पत्थरों ने भी मुद्रा के रूप में कार्य किया। लेकिन ये पत्थर इतने ज्यादा आकर्षित होते थे कि जिनके पास आए वो इन्हें विनिमय के लिए बाहर निकालते ही नहीं थे, जिसके कारण लेन देन करने में समस्याएं निर्माण हुई। चमकीले पत्थरों का प्रमाण भी कम था, जिसके कारण आसानी से सौदे भी नहीं हो पाते थे और धीरे धीरे कीमती पत्थरों का समय भी गया और उसकी जगह जब राजशाही सिस्टम आया तो राजाओं ने अपनी मुहर निकाली, जिसे हम धातु मुद्रा कहेंगे। धातु मुद्रा में सबसे पहले राजाओं ने मुहर निकाली। आपने कहानियों में सुना होगा सोने की मुहर, चांदी की मुहर। फिर धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि सोना, चांदी ये कीमती धातु है, लोग उसका भी संग्रह करते गए और देश में धातुओं की कमी होने लगी। फिर उसके बाद में सरकार का जब अस्तित्व आया तो सरकार ने कॉइन्स निकाले यानी कि सिक्के। सिक्कों में सबसे पहले सिक्का निकाला गया लोहे का, फिर तांबे का, फिर पीतल का, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम का, फिर उसके बाद में मिश्र धातु की बनी हुई कॉइन्स भी निकाली गई। आपने शायद अगर ये कॉइन्स देखी होगी, 1 पैसा, 2 पैसा, पहले के लोग उसे आना बोलते थे। 1 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आने का मतलब 1 रुपया होता था। ये सब कॉइन्स अस्तित्व में आई और इन्होंने लंबे समय तक मुद्रा के रूप में व्यवस्थित कार्य किया। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि देश में धातुओं की कमी के कारण और बड़े सौदों में लेन देन की समस्या के कारण, जैसे मानो कि किसी ने 1 करोड़ की जमीन खरीदी और अगर हम 1-1 रुपए के सिक्के ही उसे दे तो 1 करोड़ रुपए के सिक्के गिनते गिनते कई दिन लग जाएंगे। गिनने वाली कोई मशीन तब अवेलेबल नहीं थी। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह 1 करोड़ रुपए के सिक्के उठाकर लेकर जाना, इसमें भी बड़ा जोखिम रहता था, वो पॉसिबल भी नहीं होता था। और इसीलिए सिक्का वाला जो सिस्टम था या सिक्का ने जो मुद्रा के रूप में कार्य किया, धीरे धीरे उसमें भी ये कठिनाइयां आती गई और उसकी जगह सरकार को आरबीआई के अंतर्गत निकालना पड़ा कागजी नोट। कागजी नोट के आते ही सारी समस्याएं दूर हुई। वर्तमान समय में भी कागजी नोट अस्तित्व में है। आपको 2 लाख 2 करोड़ रुपया भी लेकर जाना हो तो कोई भी व्यक्ति सरलता से एक छोटे से बैग में भरकर भी उतना रुपया लेकर जा सकता है। बड़े सौदों में आसानी हुई, देखरेख करने का कोई प्रश्न निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि जब सरकार ने मुद्रा छापने की जिम्मेदारी ली तो मुद्रा की सुरक्षा करना, मुद्रा की देखरेख करने की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा आरबीआई को दी गई और आरबीआई ने अपने हाथों के नीचे कई सारी बैंकों का अस्तित्व रखा, जिसके कारण जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा आती है वो सरलता से बैंकों में जमा कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे कई प्रकार की मुद्राएं अर्थतंत्र में आई, कई वस्तुओं ने मुद्रा के रूप में कार्य किया और लास्ट में आज का समय जो है वो ई मुद्रा का है, प्लास्टिक मुद्रा का है, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं वो, या फिर एक खाते से दूसरे खाते में जो रकम का स्थानांतरण होता है वो। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा आया होगा कि मुद्रा का उद्भव हुआ था पशु मुद्रा से
और वहां से समाप्त हो रहा है ई मुद्रा पर। इतनी बड़ी मुद्रा जो पशु मुद्रा में थी तो बहुत बड़ी मुद्रा थी, वो मुद्रा आज छोटे से हिस्से में आ गई, वो दिखाई भी नहीं देती, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर या स्थानांतरण हो जाती है। तो वो है दोस्तों अदृश्य मुद्रा, जिसे हम बैंक मुद्रा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भी कहते हैं। तो ये मुद्रा का उद्भव और विकास की यात्रा है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं मुद्रा का पर्टिकुलरली अर्थ पर और उसके कार्य पर। मुद्रा का अर्थ, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि जो मुद्रा का कार्य करे वही मुद्रा है, अर्थात मेरे हाथ में एक चौक है और इस चौक के बदले मुझे कोई भी वस्तु मिल रही है तो चौक मेरे लिए मुद्रा बन जाती है, चौक मेरे लिए मुद्रा कहलाएगा। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र में प्रत्येक कंसेप्ट का, प्रत्येक बातों का एक अलग ही अर्थ और स्पेसिफिक अर्थ दिया जाता है, जिसके कारण मुद्रा को डॉक्टर मार्शल ने और डॉक्टर रॉबर्टसन ने परिभाषित करने का प्रयत्न किया। मार्शल का कहना है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर, बिना किसी जांच और बिना किसी संदेह के, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी संशय के, जिसके द्वारा वस्तु और सेवा की लेन देन हो सके वही मुद्रा है। अब भारत भर के किसी भी कोने में देखोगे तो हम अगर गुजरात का 100 रुपए का नोट लेकर जाते हैं तो कश्मीर वाले हमें ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ये नोट यहाँ नहीं चलेगा। भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आप कहीं पे भी आसानी से जाकर वो एक करेंसी जो आरबीआई के द्वारा निर्गमित की गई है वो करेंसी पूरे देश के लेवल पर चलेगी। तो डॉक्टर मार्शल का कहना यही है, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, बिना किसी संदेह या जांच पड़ताल के, जिसके द्वारा वस्तु और सेवा का लेन देन हो सके वही है मुद्रा। वही डॉक्टर रॉबर्टसन कहते हैं वस्तु और सेवा के बदले जो सर्वस्वीकृत है उसे मुद्रा कहा जाएगा। डॉक्टर रॉबर्टसन का कहना है कि वस्तु और सेवा के बदले जो सभी मानते हैं कि हाँ हम वस्तु और सेवा देंगे, बदले में आप हमें जो दे रहे हो वो सर्वस्वीकृत हो, सभी लोग उसे मुद्रा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वो वस्तु हो, धातु हो या कागज हो, वो उसका टुकड़ा ही हमारे लिए मुद्रा के रूप में कार्य करेगा। आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए दोस्तों, हमारे पास रहा हुआ कागजी नोट जिसका वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा नहीं है, 2000 के नोट का भी मूल्य अगर निकालेंगे तो 1 रुपए से ज्यादा नहीं है, फिर भी वो अर्थतंत्र में 2000 रुपए की वस्तु को खरीदने की क्षमता रखता है। तो कितना बड़ा विश्वास रखते हैं हम अपनी गवर्नमेंट के प्रति और आरबीआई के प्रति कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये नोट 2000 का है, तो हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि ये नोट 2000 का ही है, इसके बदले में हम 2000 रुपए की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। तो ये सर्वस्वीकृत है, यानी कि सभी मान रहे हैं, इसीलिए उसे हम मुद्रा कहेंगे, ऐसा डॉक्टर रॉबर्टसन ने कहा। तो परिभाषा यदि क्लियर हुई है तो इसके बाद वाले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं दोस्तों, मुद्रा के कार्य। मुद्रा के 3 कार्य बताए गए हैं। सबसे पहला है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य, जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा है मूल्य का संग्रह के रूप में कार्य और तीसरा है मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य। विशेष रूप से याद रखिएगा दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रथा की ये जो 3 मर्यादाएं थी, दोहरे सामंजस्य की समस्या, दूसरी थी मूल्य संग्रह की समस्या और तीसरी मूल्य मापन की समस्या। यदि इन तीनों समस्याओं में जब हमने अध्ययन किया तो वस्तु के साथ लेन देन में प्रॉब्लम्स आती थी। अब वस्तु का रुपयों के साथ अगर लेन देन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और वो जो पॉजिटिवली यही समस्या है, लेकिन इन्हें यदि हम सकारात्मक वाक्य में बदल देते हैं तो वो बन जाता है मुद्रा का कार्य। तो मुद्रा के कार्य में सबसे पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। मुद्रा के अस्तित्व में आते ही दोहरे सामंजस्य की समस्या जो वस्तु विनिमय प्रथा में निर्माण हुई थी वो अपने आप मिटती गई, क्योंकि अब कपड़ा बनाने वाले व्यक्ति को यदि चावल की जरूरत है तो वो कपड़ा पहले बेचेगा, बदले में उसे रुपया मिलेगा, वो रुपया चावल वाले को देगा और चावल खरीद के अपनी आवश्यकता पूर्ण करेगा। और चावल वाले को रुपया लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो समझ गया है कि दुनिया की कोई भी वस्तु मैं रुपयों से खरीद सकता हूं। यानी कि अब द्विपक्षीय सामंजस्य की जो समस्या निर्माण होती थी वस्तु विनिमय प्रथा में, वो समस्या निर्माण नहीं होगी, क्योंकि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर रही है। मुद्रा के आते ही कीमत का तंत्र अस्तित्व में आया, और इसीलिए आज हम कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उसे कभी ये नहीं पूछते कि भैया बताइए इस वस्तु के बदले हमें कितनी वस्तु देनी पड़ेगी, बल्कि हम ये बोलते हैं इसके बदले हमें कितना चुकाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली रुपया देकर वस्तु खरीदते हैं, लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रथा चलती थी तब रुपया देकर वस्तु नहीं खरीदी जाती थी, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु चुकाना पड़ता था। इसीलिए 2 में से 1 को सौदा मंजूर होता था, 1 को मंजूर नहीं होता था। लेकिन मुद्रा के आते ही विनिमय के रूप में मुद्रा ने कार्य किया, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा ने कार्य किया, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रथा की पहली कमी जो है वो अपने आप दूर होती है।
कार्य नंबर 2, मूल्य का संग्रह। वस्तु विनिमय प्रथा की एक कमी यह भी थी कि मूल्य का संग्रह करें तो करें कैसे, और करेंगे तो कितने दिनों तक करेंगे, क्योंकि वस्तु का संग्रह करना, पशुओं का संग्रह करना बड़ा ही मुश्किल होता था, और इसके साथ साथ वो नष्ट होने की संभावना भी ज्यादा रहती थी, खराब होने की संभावना ज्यादा रहती थी। लेकिन जैसे ही मुद्रा विनिमय प्रथा आई, मुद्रा अर्थतंत्र में साम्राज्य करने लगी, वैसे ही मुद्रा के आते ही हम मुद्रा का जितना चाहे उतने समय तक संग्रह कर सकते हैं। थोड़े समय पहले ही चर्चा की थी हमने, तो मैंने कहा था कि मुद्रा का संग्रह करने के लिए आरबीआई के द्वारा स्थापित अलग अलग बैंकें अस्तित्व में हैं। यदि हम घर पे मुद्रा को सुरक्षित नहीं रख सकते तो हम बैंक में मुद्रा को सुरक्षित रखेंगे। जब चाहे तब 10 साल के बाद चाहिए तो 10 साल के बाद जाइए, रुपया निकालिए, आपका रुपया आपको वैसे ही स्वरूप में मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, उससे कम तो मिलेगा नहीं। तो इससे एक प्रॉब्लम्स हल हो गई। जो मूल्य समय संग्रह की समस्या वस्तु विनिमय प्रथा के समय में थी वो तो हल हुई, लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रथा में मूल्य संग्रह की समस्या आती थी तो जिसके कारण वर्तमान के लेन देन, वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूर्ण होती थी लेकिन भविष्य की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही मुद्रा मूल्य संग्रह के रूप में कार्य करने लगी, अब लोग वर्तमान की आवश्यकता को भी पूर्ण करने लगे और भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने लगे, यानी कि विलंबित भुगतान का साधन भी मुद्रा बना। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, विलंबित भुगतान का वस्तु में और वस्तु का मुद्रा में किस तरह से व्यवहार होता है। माना कि आप स्टेशनरी में जाके बुक खरीदते हो 300 रुपए की, और उसे 2 महीने के लिए अपने घर पे रखिए, और 2 महीने के बाद वही का वही बुक सेम उसी अवस्था में दुकान वालों को वापस कीजिए, वो दुकान वाला वापस नहीं लेगा। लेकिन वही अगर 2 महीने के बाद आपने उसका मूल्य चुका दिया, उसकी कीमत चुका दी 300 रुपया, तो दुकान वाला सरलता से स्वीकार करेगा। बस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दुकान वाला ये बोलेगा कि भाई 2 महीने के लिए तुमने 300 रुपए की वस्तु यूज की, तो 300 रुपए के ऊपर 6 रुपए या 5 रुपए मुझे ज्यादा चाहिए, वो ब्याज होता है। लेकिन रुपयों में यदि मूल्य चुकाते हो लंबे समय के बाद भी, विलंबित तो भुगतान मतलब थोड़े समय के बाद भी चुकाते हो, 1 साल 2 साल के बाद भी, तो भी रुपयों में चुकाया गया मूल्य मान्य रखा जाता है, वस्तु में चुकाया गया मूल्य मान्य नहीं रखा जाता, क्योंकि वस्तु जैसे ही दुकान में से बाहर निकली वैसे ही वो बन जाती है सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड वस्तु की कीमत पहले जितनी नहीं रहती। चाहे वस्तु देखने में बिल्कुल नहीं हो तो भी उसकी कीमत घटती है। तो मुद्रा का दूसरा कार्य क्या है? मूल्य का संग्रह करना, जिसके कारण वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूर्ण होती है और भविष्य की आवश्यकताएं भी पूर्ण हुई। मुद्रा का तीसरा कार्य है मूल्य के मापदंड के रूप में। याद कीजिए वस्तु विनिमय प्रथा की तीसरी कमी थी मूल्य मापन की समस्या, यानी कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु में मापन करें तो करें कैसे, क्योंकि कोई मापदंड नहीं था, और वो सारे सौदे भी याद करें तो करें कैसे, क्योंकि 1 किलो चावल के बराबर कितना तेल, कितना घी, कितना गुड़, कितनी शक्कर, कितने पशु, कितने जूते, कितनी चप्पल, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती। लेकिन अब वो याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुद्रा मूल्य के मापदंड के रूप में व्यवस्थित कार्य करती है। मुद्रा जब मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य करती है तब कीमत का तंत्र अस्तित्व में आता है। आज हमें बस रुपया लेकर निकलना है, कितना जूता चाहिए उसकी कीमत पूछ के कीमत चुका दो, जूता ले लो। शक्कर चाहिए, शक्कर का भाव पूछो, कीमत पूछो, उतना रुपया दो, शक्कर मिल जाएगी। सब कुछ आपको कीमत के आधार पे ही वर्तमान समय में मिलता है। यानी कि वस्तु विनिमय प्रथा की इस तीसरी कमी को, मूल्य मापन की समस्या को दूर करने का कार्य मुद्रा के इस तीसरे कार्य ने किया, जिसका नाम है मूल्य का मापदंड। इसके अलावा दोस्तों वस्तु विनिमय प्रथा में और भी कठिनाइयां आती थी। जैसे यदि विभाज्य वस्तु के साथ अविभाज्य वस्तु का लेन देन करना हो तो लेन देन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे उदाहरण के लिए माना कि कोई कुर्सी बनाने वाला कारपेंटर है और सामने वाला चावल का निर्माण करने वाला किसान है। अब कुर्सी वाले ने मापदंड तय किया कि एक कुर्सी के बराबर 10 केजी चावल और एक दिन उसे 5 केजी ही चावल चाहिए, तो वो कुर्सी को आधे हिस्से में बांटकर आधी कुर्सी देगा, तो वो ना सामने वाले के किसी काम की रहेगी और ना इस पहले वाले व्यक्ति के किसी काम की रहेगी। वही पशुपालक के साथ भी ऐसा ही होता था। अगर मापदंड तय हुआ कि एक पशु के बराबर 50 केजी चावल और अगर 10 केजी चावल चाहिए तो पशुओं के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े करके वो किस तरह से देगा। ऐसी सभी समस्याओं का हल मुद्रा ने किया, क्योंकि अब यदि पशुपालक को 5 केजी भी चावल चाहिए तो उसे पशु काट के देने की जरूरत नहीं है। पशु को मार्केट में बेचो, जो रुपया आएगा उस रुपये में से थोड़ा सा रुपया लेकर 2 किलो चाहिए तो 2 किलो चावल खरीद के लाओ, 1 किलो चाहिए तो 1 किलो, और जितना चाहिए उतना वो खरीद सकते हैं। ऐसा पॉसिबल मात्र और मात्र इसलिए बना क्योंकि कीमत का तंत्र अस्तित्व में आया, और कीमत का तंत्र अस्तित्व में लाने के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो वो है मुद्रा।
मुद्रा ने। मुद्रा के आते ही कीमत का तंत्र अस्तित्व में आया है, यानी कि सारी बातें मुद्रा से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पर, मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम जब वस्तु विनिमय प्रथा चलती थी तब वस्तु ही मुद्रा थी। एक वस्तु के बदले हमें दूसरी वस्तु ही देनी पड़ती थी, यानी कि वस्तु मुद्रा थी। फिर धीरे धीरे उसकी जगह पशु मुद्रा आई, पशु मुद्रा की भी हमने चर्चा की है। फिर उसकी जगह पे धातु मुद्रा आई जब राजशाही सिस्टम चल रहा था। फिर धातु मुद्रा के बाद कागजी मुद्रा अस्तित्व में आई। कागजी मुद्रा का भी समय धीरे धीरे चलता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी दूसरी मुद्रा भी विकल्प के रूप में कार्य करने लगी है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मुद्रा यानी कि ऐसी मुद्रा जो कार्ड स्वरूप में हो, जैसे आपके पास डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड है, ये सारे कार्ड्स मुद्रा की लेन देन करने के ही है। तो इन सभी कार्ड्स को हम प्लास्टिक मनी कहेंगे, प्लास्टिक मुद्रा कहेंगे। और वर्तमान समय में सबसे अधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है वो है अदृश्य मुद्रा, यानी कि बैंक मुद्रा, जो एक खाते से दूसरे खाते में सरलता से रूपांतरित हो जाती है। आज हमें देश दुनिया के किसी भी कोने में रकम भेजनी हो तो हमारे अकाउंट में रही हुई रकम हम सरलता से अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में दुनिया के किसी भी कोने में नेफ्ट की सुविधा से और आरटीजीएस की सुविधा से, जो कोर बैंकिंग के द्वारा संभव हुआ है, जिनके कारण हम सरलता से रकम स्थानांतरित या रकम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुद्रा के 6 प्रकार, एग्जाम में ये सवाल भी आता है, मुद्रा का अर्थ लिखकर मुद्रा के प्रकार लिखे। तो मुद्रा का अर्थ डॉक्टर रॉबर्टसन द्वारा दिया गया है, वो आप लिख सकते हो। वस्तु और सेवा के बदले जो सर्वस्वीकृत है वो मुद्रा है, ऐसा डॉक्टर रॉबर्टसन ने मुद्रा की परिभाषा दी। और मुद्रा के प्रकार में वस्तु मुद्रा, पशु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और ई मुद्रा यानी कि अदृश्य मुद्रा, जिसे हम बैंक मुद्रा भी